मैं बलात्कार पीड़िता प्रिया हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय रेप केस प्रकरण की पीड़िता, जिसे वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक और एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज के वर्तमान न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव के द्वारा न जाने क्या क्या टैग दिलाया जा रहा और कंटिन्यू दिलाते ही जाया जा रहा, रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा। आप सभी को पता होगा कि अभी करंट प्रकरण चल रहा है, कुछ रिजल्ट का इशू, और रिजल्ट का इशू ही नहीं, रिजल्ट के नाम पे हनी ट्रैप और पता नहीं क्या क्या जैसी चीज़ों को भी थोप दी गई हैं और वारंट तक इशू कर दिए गए हैं। उस पर अभी बाद में डिटेलिंग में जाएंगे, अभी शुरुआत सिंपली करते हैं। मैं शुरुआत करती हूँ अपने डॉक्यूमेंट से। मेरे पास आज तक जो भी हैं उन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके रखती हूँ। सबसे पहले यह आधार कार्ड प्रकरण दिखाया जा रहा है 2015 का, अमृतेश सिंह सबल पर केस करने का प्रकरण दिखाया जा रहा है 2015 का, ठीक है। और मेरा ये जो आधार बना है, मुझे अच्छे से पता है कि ये बहुत बाद में बना है। ये मेरे ख्याल से 2016-17 में बना होगा आधार, और इस पर आप स्पष्ट देख रहे होंगे 10/6/97 है, ठीक है। अब इसके बाद ये है पैन कार्ड, इस पर भी आप देख रहे होंगे 10/6/97, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने हाई स्कूल के रिजल्ट पर। ठीक है, अब आप इसमें भी देख लिए होंगे, इसमें न्यूमेरिक वाइज भी हल्के से ब्रैकेट में, और उससे पहले पूरा फुल अल्फ़ाबेट में अच्छे से विस्तृत में लिखा हुआ है 10 जून 1997। ठीक है, अब मैं इस पर जो मेरा रोल नंबर है मैं वो भी बता देती हूँ। 2937577 2937577, ठीक है। ये मेरा 2011 में मैंने हाई स्कूल पास आउट किया है, उसका यह रिजल्ट है। और इस रिजल्ट के साथ मुझे एक बात भी याद आई है जिसे मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। अतुल राय की पत्नी करंट में, और उससे पहले पिछले 2 सालों से अतुल राय अपने लोगों से तमाम गाली गलौज जो करा है वो तो अलग बात है, इसने एक और चीज़ अपने लड़कों से और अपने भाड़े के लोगों द्वारा यह चीज़ें हमेशा कहवाई लिखवाई सोशल मीडिया पर कि मतलब मुझ पीड़िता के गांव घर में जाके या मेरे स्कूल कॉलेज में जाके पता किया जाए कि मैं कैसी हूँ, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ उन सारे भाड़े के लोगों को और अतुल राय को, और ये जो पुलिस जो दलाली कर रहे हैं, और या जो जज टाइप के जो लोग हैं जो ऐसी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं समाज में कि जो पीड़ित हैं, जो जिनके पिता नहीं है, जो अनाथ हैं या जो गरीब तबके से हैं, वो सिर्फ शोषित होने वाली एक चीज़ है। मैं ऐसे लोगों को बता रही हूँ कि मुझ पीड़िता के बारे में आज तक जो कुछ भी हिस्ट्री सीटर अतुल राय के द्वारा फैलाया जा रहा है, और अब खुद अपनी पत्नी के द्वारा फैलवाया जा रहा है। इसकी पत्नी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि मुझ लड़की के बारे में, उसके शब्द में बोल रही हूँ, मुझ लड़की के बारे में आसपास के जनपदों में जाके पता किया जाए कि मैं कैसी लड़की हूँ। उसने 2-4 डिस्ट्रिक्ट भी मेरे ख्याल से कोट किए थे, मऊ, बलिया, गाजीपुर समथिंग, ठीक है। तो मैं तुमको बताना चाहती हूँ अतुल राय की पत्नी आदरणीय प्रियंका सिंह, तुम मेरे गांव में जाके पता करो। मेरे प्राथमिक स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ठीक है, पोखरे के किनारे है, बहुत प्रसिद्ध स्कूल है। आसपास के गाँव में आज भी बहुत चर्चित स्कूल है। आजकल नए नए स्कूल आ रहे हैं, वो बहुत पुराना स्कूल है, ठीक है। वहाँ जाके पता करो। मेरा
कक्षा प्रथम से लेके कक्षा अष्टम तक का अगर तुम डिटेल निकालोगी या अपने गुंडों को भेजकर निकलवाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं हमेशा टॉप 3 टॉप 5 स्टूडेंट्स में शामिल रही हूँ। उस समय में नहीं पता था कि इन सब का मतलब होता क्या है, कक्षा में प्रथम आना, द्वितीय आना, तृतीय आना, फिर भी मेरा नाम होता था। ठीक है, अब तुम इसकी तो बात ही छोड़ दो प्राइमरी स्कूल की, अब तुम आगे बढ़ो 10वीं में, यानी इस हाई स्कूल में। ठीक है, 2011 में बसपा सरकार थी, मैं 2011 की पास आउट हूँ बसपा के शासनकाल में। और ये जो मेरा तुम हाई स्कूल का नंबर टोटल गिन के कितना होगा मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, मेरा परसेंटेज सिर्फ 67% था, लेकिन वो 67% पूरे स्कूल में टॉपर था। पूरी लड़कियों में मैं टॉपर तो थी ही, पहले नंबर पे थी, और अगर पूरे लड़कियों की बात की जाए तो भी मैं दूसरे नंबर पे थी। मुझसे पहले एक गौरव करके कोई लड़का था, उसका नंबर था। और अगर तुम सेंटर की बात करो, लड़कियों की वहाँ होम सेंटर रहती है और लड़कों का वहाँ से हट जाया जाता है, तो जो बाकी के लड़कों का सेंटर आया था, शायद चितबड़ा गाँव या समथिंग कुछ इस टाइप का आया था, तो उन सारे सेंटर के लड़के लड़कियों में भी तुम पता करोगी तो भी मैं टॉपर में ही शामिल थी, समझी। तो ये रहा मेरा परिचय। और जो तुम कह रही हो कि इसके बारे में पता किया जाए, ये ऐसी है वो वैसी है, उसका श्रेय तुम्हारे स्पेशल पतिदेव को ही जाता है, जिस पर खुद 50 मुकदमे हैं। और तुम अगर कल के डेट में आके उन 50 केसों के बारे में बताती कि उन 50 केसों में भी लोगों ने ऐसे ही ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे लेने के लिए और चरित्रहीनता की वजह से। अब ये है मेरा इंटरमीडिएट का रिजल्ट 2013 की पास आउट। अब इसका रोल नंबर भी मैं बता देती हूँ, 21766026 2176026। ये है मेरा ग्रेजुएशन 3rd ईयर का रिजल्ट। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के रिजल्ट पे डेट ऑफ बर्थ का कहीं भी कोई मेंशन नहीं है, तो जिसको पता करना होगा वो कर लेगा। और अब हमारे जिंदा रहते तो तमाम गैंगरेप के मुकदमे हो गए, तो एक कागज़ लगाना कौन सी बड़ी बात थी। और हमारे मरने के बाद कहाँ से कितने कागज़ जन्म लेंगे, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ और चीज़ों को तुम सुन लो, ठीक है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कोटवा नारायणपुर में पढ़ने के दौरान उस स्कूल के आज तक के इतिहास में मैं पहली ऐसी छात्रा हूँ जिसने उस स्कूल के सबसे बड़े उत्सव यानी वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन को शुरू से लेके अंत तक संचालित किया, 6ठी कक्षा में पढ़ने के दौरान। ठीक है, उसके बाद की तुम बात सुनो। 2007 में मुझे उस स्कूल के द्वारा मेधावी छात्र पुरस्कार मिला, जो पाने वाली मैं पहली छात्र हूँ। मतलब यूं कह लो कि वो मेरी मतलब उसी साल से वो शुरुआत हुआ और मैं पहली छात्रा हूँ। और वो अवार्ड ऐसा है जो स्कूल में सिर्फ एक बच्चे को दिया जाता है, सारे क्लासेस में से, मतलब ये नहीं कि हर क्लास से एक चुन के, पूरे स्कूल के बच्चों में से किसी एक छात्र को चुन के वो अवार्ड मिला जाता है। अब तुम आगे की बात सुनो। उस स्कूल की मैं पहली ऐसी छात्र हूँ कि उस स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वहाँ से पास आउट होने के बाद, फिर मैं 2-3 साल बाद यानी 10वीं पास आउट होने के बाद मैं फिर उस स्कूल में जाकर मैंने टीचिंग का भी काम किया। और वो भी ऐसा नहीं कि मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया यानी शिशु के बच्चों को पढ़ाया, नहीं, मैंने 6ठी कक्षा तक के बच्चों को वहाँ अटेंड किया है। इसके आगे की तुम बात सुनो। हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान बलिया जिले के बहुत बड़े नेताओं में से एक अंबिका चौधरी जी के द्वारा भी मैंने पुरस्कार पाया है, कंपटीशन जीत के। अब इसकी डिटेलिंग मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। भरौली में मुझे वो पुरस्कार मिला था, उसी मैदान में जहाँ पर गढ़ा महोत्सव होता है। तो तुम्हारे सारे डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं ही बताने के लिए मेरे बारे में, तो तुम उनसे पूछ लेना कि वहाँ ऐसा क्या हुआ था कि मुझे अंबिका चौधरी। अभी आपने देखा कि मेरे पास इस समय फ़िलहाल में जो कुछ भी अवेलेबल है अपने डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए, तो उन सब चीज़ों को मैंने आपके समक्ष रख दिया। अब जो असल मुद्दा है उस पर आते हैं। आपने अभी देखा होगा तमाम न्यूज़ चैनलों पर, तमाम न्यूज़पेपर्स में कि किस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है। कोई चैनल निकाल रहा है कि भगौड़ा घोषित, कोई कुछ और निकाल रहा है।
कोई ये निकाल रहा है कि हनी ट्रैप जालसाजी का मुकदमा, लेकिन उसमें सारी चीज़ों में हाईलाइट किया जा रहा है NBW वारंट। ठीक है, वो NBW वारंट वाराणसी पुलिस को प्राप्त करना बाई कोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा मतलब काम था, इतना बहुत बड़ा प्रकरण था ये कि कुछ कहने की बात नहीं। तो वो बड़ा प्रकरण क्या है उसको मैं बता देती हूँ। बाकी हमारे न रहने पर तो ये लोग किस चीज़ को कहाँ कैसे अपने हिसाब से जगह पकड़ाएंगे और कहाँ से क्या काटेंगे, कहाँ क्या एडिट करेंगे, कहाँ पर क्या पेस्ट करेंगे, अब ये लोग जाने, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा माहिर है, बहुत ज़्यादा। जितना ये सब दिमाग लगा के गंदगी फैला रहे हैं और आम आदमी का जीना मुश्किल किए हैं सब इस तथाकथित राम राज्य में, अगर उसमें से 10% ये सब अपना गुड वर्क में अगर ये सब यूज कर दें तो मतलब इस पूरे राज्य में एक हिस्ट्री सीटर ना हो, एक अपराधी ना हो, कहीं कोई अपराध ना हो। लेकिन मजाल है कि ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर राजनीति किस चीज़ पे होगी। खैर, हम तो राजनीति की भेंट चढ़ गए, अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो आपने देखा कि सन 2011 की मैं हाई स्कूल पास आउट हूँ और वही सबसे बड़ा प्रमाण होता है डेट ऑफ बर्थ का, और उस पर आपने साफ साफ देखा 10/6/97। ठीक है, आपने आधार देखा, आपने पैन देखा, सब पे 10/6/97 है। ठीक है, अब इन लोगों के प्रकरण के मुताबिक जिस FIR की बात की जा रही है, इस FIR पे 2015 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, और बिना इस बात को समझे ही हम अपनी जीवन को समाप्त कर रहे हैं। और आप जनता भी इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि इस सरकार को, इस पुलिस को, इस न्यायालय को ऐसा क्या दिख गया है, ऐसा क्या प्रकरण था कि हमें इन लोगों ने भेंट चढ़ा दिया बिना किसी बात के। ठीक है, मतलब एक FIR मेरे द्वारा किया जाता है, तो अगर उसको मुझे किन्हीं परिस्थितियों में अगर मुझे वापस लेना है, ठीक है, अगर मुझे दबाव में वापस लेना है या किन्हीं और मान लो कि गलत तरीके से ही मुझे वापस लेना है, तो ऐसी क्या चीज है कि मैं जानबूझकर अपना गलत सर्टिफिकेट लगाऊंगी। जिन महोदय ने, यानी जिन न्यायाधीश भारतेंद्र सिंह ने ऐसा वारंट निकाला है, एक कागज की मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक कागज के टुकड़े को देखकर उन्होंने इतना बड़ा आदेश पारित कर दिया, वो भी एक बिना बाप की अनाथ बलात्कार पीड़ित के खिलाफ। उनको पता नहीं ऐसा क्या साक्ष्य मिल गया, ऐसा क्या सबूत मिल गया कि उन्होंने डायरेक्ट NBW जारी कर दिया। खैर, तो मतलब उनसे मुझे ये पूछना है, और आप जनता को भी मेरे बाद ये समझते रहना है कि आखिर उस लड़की की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि वो जानबूझ के मतलब अपना जन्म तिथि गलत देगी। उसको उससे क्या मिल जाएगा? हाँ, मतलब अगर मुझे केस वापस लेना ही है तो क्या न्यायाधीश वहाँ जो भी बैठी थी वो मुझसे मतलब वापस नहीं लेने देती क्या? मतलब अगर मैं उनको कहती कि मैं नाबालिग हूँ और मुझे केस वापस लेना है, तो वो क्या कहती कि नहीं, केस मैं वापस नहीं लेने दूंगा या नहीं लेने दूंगी, तो फिर मैं क्यों गलत कागज लगाऊंगी भाई? और जो हिस्ट्री सीटर, वर्तमान में अब सांसद, जो गवाह पर 2 गैंगरेप के मुकदमे कराता है, पीड़ित पर कम से कम 5, 7, 8 मुकदमे करा चुका है। मतलब 1 मई 2019 को हिस्ट्री सीटर अतुल राय पर मुझ पीड़िता द्वारा FIR कराया जाता है। उसके बाद से आज तक वो व्यक्ति अपने लोगों द्वारा 1 दर्जन मुकदमे करा चुका है, मतलब दर्जनों मुकदमे करा चुका है। उस व्यक्ति के लिए एक कागज का टुकड़ा लगाना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इन जज महोदय को पता नहीं ऐसा क्या दिखा कि इन्होंने डायरेक्ट NBW वारंट इशू कर दिया। पता है ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को बोलने का कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ जाते जाते। पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जनता ये समझते हैं कि हम कोर्ट से सवाल नहीं कर सकते, इसीलिए कोर्ट अपने आप को मतलब भगवान से भी ज़्यादा बड़ा समझने लगी है। तभी किसी नाबालिग का रेप होता है, उसका गला भी घोटा जाता है, और फिर जो रेप किया है, जो गला घोटा है, वो फिर लास्ट में बाइज्जत बरी होकर सीना तान के निकलता है। और हम पीड़ित लोग ऐसे मारे जाते हैं बिना मौत के मौत, जबरी, राजनीतिक साजिश की वजह से, और आप फिर भी मुंह बंद रखते हैं। आपने हर मैटर को चुपचाप सुना है और उसको नेग्लेक्ट किया है। और मुझे
पूरा विश्वास है कि मेरे भी प्रकरण में ऐसा ही होगा कि हम चले जाएंगे और आप जनता को उससे कोई मतलब नहीं होगा, कोई कोर्ट से कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी यह सोचिएगा आप सब जरूर कि मतलब वो कैसे जज होंगे, वो वाकई में वहां न्यायालय चलाने बैठे होंगे या आजकल जो विपक्षी पार्टी या जो मतलब एकदम जो गुस्से में जो जनता जल रही है वो जो डायरेक्ट कह रहे हैं कोर्ट को एक और संज्ञा दिया जा रहा है। मतलब वो कौन सा संज्ञा, आप में से पढ़े लिखे लोग जान रहे होंगे कि उसको क्या दिया जा रहा है। तो वो वाकई में कोर्ट चल रहा है या फिर वही चल रहा है जो आजकल की गुस्साई हुई जनता कह रही है। अब मतलब ये पूरा वेरीफाई कर रहे हैं ये जज साहब कि एक कागज के टुकड़े पे नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, आपको बोलने का क्या फायदा है। या तो आपको अमित पाठक का कहीं से आदेश होगा या उनके जो रिश्तेदार हैं लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का होगा या फिर डायरेक्ट यहाँ होम मिनिस्ट्री इंडिया का होगा या फिर हो सकता है कि यूपी गवर्नमेंट का होगा या फिर किसका क्या होगा ये तो आप ही जाने। लेकिन इन सब में से ही कुछ होगा क्योंकि आपने अपना जो न्याय का प्रक्रिया होता है और जो न्याय से बंध के काम किया जाता है वो आपने कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब मैं ये एफआईआर दिखाना चाहती हूँ। अब मैं जो एफआईआर में जो लिखाया गया है मेरे द्वारा उसको मैं पढ़ने और दिखाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बताना और दिखाना चाहती हूँ। मैं अब आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ और तस्वीर दिखाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताना चाहती हूँ और फिर बताने के बाद मैं एफआईआर पढ़ के सुनाऊंगी और एफआईआर पढ़ने के बाद मैं बताऊंगी कि यह सारे लोग कैसे उस 2015 के मेरे केस से कनेक्टेड हैं और कैसे मुझसे केस वापस लिवाया गया था। ठीक है, यह जो व्यक्ति दिख रहे हैं फोटो में इनका नाम है अभिषेक राय। गाजीपुर जिले के गौरा गांव के ये निवासी हैं और यह हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं और मेरे मामा के मित्र हैं। और 2013 में जब मैं यूपी कॉलेज में पढ़ने के लिए आई वाराणसी में तो उस समय यह मेरे गार्जियन के रूप में थे और यह उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस भी हैं और उस समय भी थे 2015 में जब मेरे द्वारा अमृतेश सिंह सबल पर केस किया गया था। इसके बाद यह इनका मुझे पूरा नाम नहीं पता है, रुद्रा भैया करके इनका कुछ नाम है, पूरा नाम जो भी है रुद्रा भैया करके ये हैं। और यह जो पहली फोटो आपने देखी अभिषेक राय की, उनके मुताबिक वो और ये विद्यापीठ वाराणसी से पढ़े हुए हैं। इनकी भी भूमिका थी मुझसे केस वापस लिवाने में। ठीक है, अब इसके बाद ये एडवोकेट विनीत कुमार सिंह हैं। और इनका निवास स्थान जो मेरे द्वारा एफआईआर में अपनी सहेली का नाम दर्शाया गया है घटना के समय का, उसका जो उस समय का वर्तमान पता था उसके घर के आसपास इनका मूल निवास स्थान है, यानी तुलसी विहार। और यह जो व्यक्ति हैं इनका बहुत बड़ा भूमिका है 2015 के केस को वापस लेने में, बहुत बड़ा भूमिका है। अब कैसे वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। ये इस फोटो को आप ध्यान से देखें, इसमें यह जो दिख रहे हैं व्यक्ति आप ध्यान से देख लें, यह अनुज यादव हैं जो वर्तमान समय में हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय के वकील के रूप में 2 सालों से काम कर रहे हैं और हमेशा जब मन करता है तब कचहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोलते और करते। यह जो अनुज यादव हैं जो वर्तमान में वकील हैं हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय के,
यह व्यक्ति इनके साथ वाराणसी कचहरी में रहता है और अपना वकालत चलाता है। और इन लोगों की क्या और कैसे भूमिका है वो एफआईआर पढ़ने के बाद मैं पूरी डिटेलिंग में बताऊंगी। अब मैं एफआईआर पढ़कर सुनाती हूँ। मैं एफआईआर पढ़ने से पहले यह पूरा जो कागजों का बंडल है यह मैं दिखाना चाहती हूँ। आप देख रहे होंगे कि इस पर लिखा हुआ है फर्स्ट बेल एप्लीकेशन। तो जब अतुल राय के वकीलों द्वारा उसके बेल के लिए जो भी कागज वगैरह लगाए गए थे उसी का यह बंडल है, मुझे वहीं से प्राप्त हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा। अब इसमें इसके पेज नंबर 3 पर यहाँ डिटेलिंग दी है। इसको पता नहीं क्या है, लेक्चर वाइज करके कुछ वकील पढ़ते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे बोलेंगे। तो इस पे लिखा हुआ है ट्रू कॉपी ऑफ एफआईआर फाइल्ड बाय कंप्लेनेंट 23 अप्रैल 2015 डेटेड है। और यहाँ पेज नंबर दर्शाया हुआ है 113 से 121। ठीक है, तो अब मैं एफआईआर पढ़कर सुनाती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें मेरी दोस्त का भी नाम शामिल है। मैं उसका नाम नहीं लूँगी और मैं दिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं जाते जाते ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि मेरी वजह से उसे किसी तरह का कुछ भी हो। तो अब इसमें मैं पढ़ के पहले दिखा देती हूँ। यहाँ जहाँ मैंने उंगली रखा है वहाँ उसका नाम है, उसके आगे आप देख सकते हैं कि राय लिखा है और उसके इधर भी आप देख सकते हैं सहेली लिखा हुआ है। अब मैं इसे पढ़ रही हूँ। नकल तहरीर हिंदी वादी सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय शिवपुर जनपद वाराणसी महोदय, निवेदन है कि मैं प्रिया राय डॉटर ऑफ श्रीलाल बाबू राय निवासी ग्राम पोस्ट नारायणपुर जनपद बलिया, हाल पता लक्ष्मणपुर, CO हेमंत सिंह निवासी लक्ष्मणपुर थाना शिवपुर वाराणसी के निवासी हैं तथा BS सेकेंड यूपी कॉलेज का छात्रा हूँ। आज दिनांक 23 अप्रैल 2015 को शाम लगभग 6:30 बजे मैं अपनी सहेली ... राय के साथ यूपी कॉलेज के अंदर से होते हुए अपने घर लक्ष्मणपुर जा रही थी कि अभी हम लोग NCC सेंटर के पास पहुंचे थे कि सामने अमृतेश सिंह उर्फ सबल, जो यूपी कॉलेज का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष था, अपने एक अन्य दोस्त के साथ सामने से आया तथा बेइज्जत करने के इरादे से मेरा दुपट्टा खींच दिया। उसके बाद मैं चिल्लाई तो जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मैं आपको सूचना दे रही हूँ, कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थनी प्रिया राय। और उसके बाद एड्रेस वगैरह है, सारी चीज़ें। अब इसमें मैं सबसे पहले यह मैं क्लियर कर रही हूँ कि यूपी कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है कि 2013 से 17 तक का मेरा वहाँ पर पढ़ने का कार्यकाल रहा है, उसको छोड़ भी दे तो मैं आज भी पूरे दावे के साथ कह रही हूँ, मेरा वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि आज भी वहाँ पर ऐसी ही स्थिति होगी। वहाँ पर कोई भी लड़की अगर जो पीछे से आ रही है लक्ष्मणपुर साइड से, प्रताप नगर और तुलसी विहार और बाकी के एरिया से, तो अगर वो पीछे वाले गेट से आ रही है तो उसको पता है कि छोटा सा रास्ता पड़ेगा अगर वो हॉस्टल के रास्ते से जाए, सिर्फ 2 मिनट उसे लगेंगे जो फील्ड है वहां से मेन गेट में एंटर करने में, यानी जो ग्रेजुएशन वाला कॉलेज है उसमें एंटर करने में। लेकिन फिर भी हर लड़की को वो रास्ता छोड़ के पूरे उधर इंटर कॉलेज और जो बाकी हैं, फिर इलाहाबाद बैंक का जो बैंक है उधर से होते हुए, मेन गेट से होते हुए तब ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में एंटर करना पड़ता है, जिसमें 5-7 मिनट फालतू के वेस्ट होते हैं। वो पहले भी स्थिति थी और मैं दावा कर रही हूँ कि वो आज भी स्थिति है। और यह अमृतेश सिंह सबल और इसके साथ वाले लड़के सब हॉस्टल में रहते थे और बहुत सालों तक ये वहाँ पर इसको बहुत गलत तरीके से भी इसको बोला जाता था। कई सालों से वहाँ पर पड़ा हुआ था तो इसको अजीब टाइप से कोट किया जाता था कि ये वहाँ का वो है। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है कि वहाँ पर अगर किसी ने बदतमीजी की, किसी ने दुपट्टा खींचा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह वहाँ पर बहुत आम बात है। अगर आप पचा जाएं तो कोई बात नहीं है, अगर आप कह दें तो फिर यही सब होगा, बता दे तो मुझसे यही गलती हुई कि मैंने इन्फॉर्म किया और मैंने FIR दर्ज करा दिया। अब उसके आगे कैसे और क्या क्या चीज़ें हुई अब मैं यह बताती हूँ। मेरे द्वारा इसकी जानकारी अपने
जो दूर के मेरे रिश्तेदार थे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस थे, मतलब अभी भी हैं, यानी अभिषेक राय, सबसे पहले इनको इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि यह मेरे लिए वहाँ उस समय गार्जियन थे। यह अलग बात है कि उसके साथ साथ यह उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस थे। जब मेरे द्वारा इनको इन्फॉर्म किया गया तो इन्होंने कहा कि तुम FIR लिखा दो, यह तो बहुत गलत हुआ है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने लिखा दिया और आपने देखा कि उसमें मैं सिंगल तो हूँ नहीं कि मैं कोई भूमिका बांधूंगी और मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा जो मैं इस तरह का एलिगेशन लगाऊंगी। उसमें बाकायदे आप देख रहे हैं कि मेरी दोस्त का नाम उसमें शामिल है। ठीक है, अब मैंने FIR कर दिया। FIR करने के बाद मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं वह बताती हूँ आपको। मेरे द्वारा FIR करने के बाद ही जो अमृतेश सिंह सबल है, जो फिलहाल में, यानी कि जब मैं अगस्त 2021 में यह वीडियो बना रही हूँ तो इस समय मेरी जानकारी में यह अमृतेश सिंह सबल, बलिया में एक जलेश्वर सिंह हत्याकांड हुआ है, वह व्यक्ति इस अमृतेश सिंह सबल का मित्र था और इसने अपनी गाड़ी में बैठाकर उस आदमी को गोली मरवा दिया। उस प्रकरण में यह अमृतेश सिंह सबल बलिया जेल में है। तो इस अमृतेश सिंह सबल के जो बाकी के लोग थे वो मेरे रूम को जानते थे कि मैं कहाँ रूम लेकर रहती हूँ, तो वो FIR करने के बाद मेरे रूम पर रोज रोज आने लगे। एक दिन नहीं, वो रोज रोज आने लगे थे बिना किसी गैप के, जिसमें यह खुद पर्सनली विनीत कुमार सिंह भी थे, तुलसी विहार निवासी। यह खुद भी पर्सनली चलकर मेरे रूम पर आए थे। इन लोगों के द्वारा तरह तरह से मुझ पर दबाव बनाया गया। पहली बात तो ये कि अगर कोई बिना बाप की लड़की सिर्फ पढ़ने के पर्पज से कहीं रूम लेकर रह रही हो और वहाँ उसके अलावा और भी बहुत सारे अन्य लोग रह रहे हो, अगर वहाँ आकर हर रोज किसी के भी द्वारा किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी की जाएगी या कुछ भी किया जाएगा तो वो उसको वहाँ पर कितना ऑकवर्ड फील होगा, कैसे वो डील करती होगी, आप यह सोच सकते हैं। और वहाँ पर कम से कम 15 से 20 फैमिलीज रहती थी मेरे अलावा। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ मैक्सिमम फैमिली वाले ही रहते थे। लड़कियों में सिर्फ मैं और एक और दीदी थी, वो रहती थी। ठीक है, तो यह विनीत कुमार सिंह के द्वारा आया जाता था। ठीक है, अब इसमें यह जो है अभिषेक राय के द्वारा बताया गया कि यह उनके साथ पढ़े हुए हैं विद्यापीठ में और यह पहाड़िया के हैं और यह कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनके भी द्वारा इन विनीत कुमार सिंह के साथ उस केस में पूरा इंटरेस्ट लिया गया और मेरे पर पूरा दबाव बनाया गया। इस तरीके से भूमिका बांधी गई कि मतलब मुझे डराया भी गया और मुझ पर दबाव भी बनाया गया। मुझे मेरे करियर के बारे में सोचने का भी मतलब पूरा जाल बुना गया। मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि आपको ये भी जताया गया कि आप नाबालिग हैं, अभी पूरा करियर पड़ा हुआ है, अभी आगे और आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, कहीं जाना होगा, आप कैसे रहेंगी। वो यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, वो छात्र संघ अध्यक्ष है और सालों से यहाँ रहा हुआ है और जान रही है कि यहाँ जातिगत समीकरण। जब यह व्यक्ति विनीत कुमार सिंह, अमृतेश सिंह सबल और उसके अन्य लोगों के साथ बार बार मेरे रूम पर भीड़ लेकर आने लगा, तो इसकी वजह से मतलब इसके आने की वजह से, और चूंकि ये मेरी वजह से आ रहा था, तो वहाँ पर जो बाकी की फैमिलीज रह रही थी उनको दिक्कत हो रही थी। और जब इसको बार बार आते मेरे लैंडलॉर्ड ने देखा, तो चूंकि वो UP कॉलेज के टीचर रह चुके थे, उन्हें इसके बारे में पता था। उनके द्वारा मुझे कहा गया कि यह बहुत बड़ा क्रिमिनल कोई रिंकू तिवारी था, यह उसका खास व्यक्ति है और वह रिंकू तिवारी पुलिस के द्वारा इनकाउंटर में मारा जा चुका है और उसके फाइल में इस व्यक्ति का नाम शामिल है। तो ऐसे लोगों का रूम पर आना ठीक नहीं है। अगर इस तरीके से चीज़ें चलेंगी तो प्रिया तुम इस रूम को छोड़ दो। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिपाही हैं अभिषेक राय, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा भी मुझे यह चीज़ें कही गई कि प्रिया मैं पुलिस में हूँ ही, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे जो साथ पढ़े हैं एक रुद्रा भैया, वो अमृतेश सिंह सबल के मित्र हैं और उन्होंने उसको बहुत डांटा है, बहुत उसको समझाया है और वो तुमसे तो माफ़ी मांग ही रहा, वो मेरे भी पैर पे गिर रहा है, तो तुम परेशान न हो, मैं हूँ तुम्हें देखने के लिए। और ये रुद्रा भैया भी
अब इसमें शामिल हो गए हैं तो तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी यह जो विनीत कुमार सिंह व्यक्ति आ रहा है और जो तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने बात बोली है वो बिल्कुल सही बात है। यह अपराधी किस्म के लोग हैं और इनका बार बार आना इस तरीके से ठीक नहीं है। और तुम्हें पढ़ना लिखना है तो तुम इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ रही हो? तुम ख़त्म करो। और वो माफ़ी मांगी रहा है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और यह जो विनीत कुमार सिंह है इसके द्वारा मुझे एक और बात कही गई थी कि जो बनारस की कचहरी है वो सिर्फ एक आदमी चलाता है। इसने बिल्कुल सेम टू सेम जो कहा था मैं उसी चीज को बिल्कुल रख रही हूँ। इसके द्वारा कहा गया था कि बनारस की कचहरी सिर्फ एक व्यक्ति चलाता है और वह एक व्यक्ति है अनुज यादव। तो मेरे कचहरी में जाने तक मुझे नहीं पता था कि कौन है अनुज यादव और क्या है अनुज यादव। इसने जो कहा था मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि कोई अनुज यादव है और वो पूरे कचहरी का मालिक है। वो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स का केस देखता है और वो खुद भी मतलब बाहुबली टाइप का दमखम रखने वाला है। इसके द्वारा मुझे यह बात बताई गई थी। और इसने कहा था कि जब तुम आओगी केस वापस लेने के लिए कोर्ट में तो वह लोग भी इसमें रहेंगे और तुम बिल्कुल मत डरो, यह लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे साथ कभी कोई भविष्य में गलत नहीं होगा। और जब मैं वहां पहुंचती हूं तो मुझे बनारस के कचहरी के मालिक के रूप में जो व्यक्ति मिले वो यही व्यक्ति थे, अनुज यादव, जो वर्तमान में हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय के वकील हैं, जिनके द्वारा यह सब किया गया है। NBW वारंट इशू कराया गया है। ठीक है, तो यह है बनारस कचहरी के मालिक। ठीक है, इन विनीत कुमार सिंह का इसमें शामिल है। ये विनीत कुमार सिंह और यह अनुज यादव दोनों लोगों की शायद चौकी आज भी सेम ही है और दोनों लोग साथ काम करते हैं, दोनों लोग साथ वकालत करते हैं। और इन्होंने मुझसे केस वापस दिलाने से पहले इन्होंने पर्सनली कहा था कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम जान नहीं रही हो कि मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे साथ अब आगे भविष्य में कोई कुछ गलत नहीं करेगा, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। तुम आराम से जाओ और केस वापस ले लो। और इसके अलावा इन व्यक्ति के सामने ही, इन अनुज यादव के सामने ही अमृतेश सिंह सबल ने मुझे माफीनामा भी दिया था। ठीक है, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये कौन से अपराधियों के क्या देखते हैं और यह कितने बड़े अपराधी होंगे और यह आगे जाकर मेरे भविष्य से कैसे खेलेंगे, यह सब मुझे नहीं पता था। मुझे अपने भविष्य के बारे में सोच के, अपने नाबालिग होने का, अपने पिता के न होने का और इन लोगों के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जा रही थी उस टाइम पे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना सिंपली केस वापस ले ली। मुझसे जो भी जज द्वारा पूछा गया कि क्या आप केस दबाव में वापस ले रही हैं या क्या करेंगी, क्या कर रही हैं, तो भाई उनका काम है पूछना। और जब मैं वापस ले ही रही हूँ तो अब मैं यह तो कहूँगी नहीं कि मैं दबाव में नहीं, मतलब मैं दबाव में ले रही हूँ। तो मुझे यह जानबूझकर कहना पड़ा कि नहीं, मैं दबाव में नहीं ले रही और मेरे जो संज्ञान में है, बस बात यहीं खत्म हो जाती है। अब यह कहाँ से रिजल्ट का प्रकरण आया और रिजल्ट वहां लगा भी है या नहीं है, या उस समय लगा था या नहीं था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और रिजल्ट के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं, मतलब ये रिजल्ट भी किसी तरह का कभी इशू बन सकता है या होगा या कुछ, मुझे इसकी कोई जानकारी न थी न है। अब जो दूसरी चीज है, मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वाकई में मेरे केस वापस लेने के बाद न ही अमृतेश सिंह सबल और मैं ये भी कह सकती हूँ कि नहीं मुझे किसी अन्य के द्वारा किसी तरह की कोई परेशानी की गई। ठीक है, और यह सब अब जो परेशान किया जा रहा है वह क्यों और कैसे किया जा रहा है, अब मैं इसको बताना चाहती हूँ। अब 2015 में केस जो खत्म हो चुका है उसका 2019 तक कोई लेना देना नहीं है। 2020 में अचानक से वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक और उनके सीओ अमरेश सिंह बघेल द्वारा 8 अगस्त 2020 को एक फर्जी रिपोर्ट बनाई जाती है और उस फर्जी रिपोर्ट में बाकायदे अमृतेश सिंह सबल का बयान रहता है, जिसमें पता नहीं क्या क्या बातें रहती हैं कि मैंने उन पर केस किया और मैंने पैसे लेकर और सत्यम राय के कहने पर केस वापस लिया और इस तरीके से, मतलब ये सब चीजें उसमें डाल दी जाती हैं 8 अगस्त 2020 को, जिसके बारे में मुझ पीड़िता के द्वारा 10 नवंबर 2020 को सामने से
तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक से सवाल किया जाता है कि चलिए ठीक है, यह जो फर्जी रिपोर्ट है, मान्य अमान्य है, सब छोड़ देते हैं। आप बस ये बताइए कि आपके सीईओ ने अगर कोई जांच की है और उसमें चीजें लिखी पड़ी हैं, वो सब अलग बात है, इसमें यह व्यक्ति कहाँ से आया, कैसे आया, इसका क्या लेना देना है इस रिपोर्ट से। तो उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया, ठीक है। और यही नहीं, उनको मेरे गवाह के द्वारा सबूत के तौर पर एक ऑडियो सुनाया गया, जिससे साफ स्पष्ट हो रहा था कि मुझ पीड़िता के साथ उस समय भी कैसे छल हुआ है, और उस छल में अब मतलब मेरे ही ऊपर सारी चीजों को गाजा जा रहा है, जबकि मैं उस समय भी पीड़ित थी और आज भी मैं पीड़ित हूँ, ठीक है। और उसमें कैसे यह विनीत सिंह और यह अनुज यादव टाइप के लोग उसमें शामिल हैं, और इन लोगों ने जबरन कराया, उस तरीके का सारा माहौल क्रिएट करके, इन सारी चीजों को एक ऑडियो के द्वारा सबूत के तौर पर मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय के द्वारा एसएसपी अमित पाठक के सामने 10 नवंबर 2020 को रखा गया। उसके ठीक बाद मुझसे यह कहा गया कि सर, अब तो आपने देख लिया, आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो यह अमृतेश सिंह सबल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिखवाता हूं। और उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की, यह आप सबके समक्ष है। एसएसपी अमित पाठक ने अतुल राय और उनके लोगों को सूचना दिला दी कि हम लोगों के पास अमृतेश सिंह सबल से जुड़ा हुआ साक्ष्य है, और अगर अमित पाठक डायरेक्ट केस करते या किसी भी थाने से अगर करने देते तो सब कुछ साफ साफ स्पष्ट हो जाता कि उन्होंने ही कराया है। तो उन्होंने पुलिस के एकदम सातिराना अंदाज में अतुल राय के लोगों को यह सुझाव दिया कि तुम लोग कोर्ट से कराओ, ठीक है। और इन्होंने कोर्ट से हनी ट्रैप का मुकदमा करा दिया, और उस हनी ट्रैप का आधार क्या है, एक रिजल्ट। और उस रिजल्ट में क्या इशू है कि उसमें जन्म तिथि 10 मार्च 1997 है, जबकि मेरे द्वारा हर जगह 10 जून 1997 है। तो यह कौन सा इशू है, मैं तो खुद पूछ रही हूँ एसएसपी अमित पाठक से, और एफआईआर का आदेश देने वाले उस यादव जज साहब से, और ये एनबीडब्ल्यू वारंट इशू करने वाले भारतेंद्र सिंह जज साहब से। इन तीनों लोगों से मैं यह पूछना चाहती हूँ कि मतलब अगर मेरा जन्म तिथि 10/6/97 है, तो मुझे सिर्फ 3 महीने बढ़ाकर मुझे क्या मिलता। अगर मैं नाबालिग हूँ और मैं केस वापस ले रही हूँ और उसके बाद मेरे साथ कुछ भी होता है, तो मैं फिर से कोर्ट में जा सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। इतनी जानकारी तो किसी को भी हो सकती है आज के डेट में। तो फिर मैं 3 महीने क्यों बढ़ाऊंगी। और अगर मैं नाबालिग हूँ और मेरे द्वारा किया हुआ कोई भी केस मुझे वापस लेना है, तो मुझे न्यायालय क्यों और कैसे रोक लेती। तो अगर नहीं रोकती तो मैं रिजल्ट क्यों लगाऊंगी। और एक कागज के टुकड़े पे एफआईआर करना और एक कागज के टुकड़े पे एनबीडब्ल्यू वारंट इशू करना, मैं क्या कहूँ, यह सिर्फ हमारे राम राज्य में ही हो सकता है। लेकिन आप लोगों के इतने सातिराना दिमाग का यही रिजल्ट है कि हम 2 लोग बलि चढ़ गए। आप लोगों ने जबरी सत्यम प्रकाश राय को बलि का बकरा बना दिया। और आप लोग बनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि अतुल राय को डे 1 से पता था कि अगर मेरा साथ कोई मतलब अगर मरते दम तक दे सकता है किन्हीं भी परिस्थितियों में, तो वो सत्यम प्रकाश राय ही होगा। तो सबसे पहले सत्यम पर हाथ डालो। मुझ पर तो उसने तमाम एफआईआर कराए ही, लेकिन उसका पहला और आखिरी फोकस सत्यम प्रकाश राय ही रहे। तभी तो उसने 1 मई 2019 को एफआईआर करने के ठीक 1 महीने बाद 5 जून 2019 को नरी थाने में सत्यम प्रकाश राय पर पहला गैंगरेप का मुकदमा लिखा दिया। और उसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगते ही तुरंत 15 दिन भी नहीं बीते, तुरंत सितंबर 2019 में कोतवाली में एफआईआर करा दिया, फिर से गैंगरेप का मुकदमा। और इन सब चीजों से उसका नहीं चल रहा था, तो उसने अमित पाठक से और अपनी बाकी की टीम से कहकर अमृतेश सिंह सबल को उस फर्जी रिपोर्ट में शामिल करा दिया। और जब फर्जी रिपोर्ट में शामिल करा दिया तो इन लोगों का काला चिट्ठा खुल गया। तो काला चिट्ठा और खुल गया जब अमित पाठक ने उससे रिलेटेड ऑडियो सुना, और इनको कैसे भी अपने मित्र हिस्ट्री सीटर को बचाना था, उसको बाहर निकालना था। तो इनको अपनी रिपोर्ट को सही दिखाना था। तो रिपोर्ट को सही दिखाने के लिए इन्होंने अमृतेश सिंह सबल की बात को कैसे सच साबित किया जाए, इसके लिए इन्होंने पूरा यह जाल बुना, जिसमें इन्होंने हनी ट्रैप जैसी काल्पनिक चीजों को घुसा दिया और उसमें जबरी सत्यम प्रकाश राय को घुसा दिया। सत्यम प्रकाश राय 2014 में कॉलेज छोड़ चुके थे, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तुम लोगों को यह सब बातें बताने का कोई फायदा नहीं है। मतलब एकदम सब कुछ यूजलेस है। मैं यह सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि जैसे आज तक मैंने सब कुछ जनता के बीच में रखा है, तो मैं यह चीज भी जनता के बीच में रख दूं कि ओरिजिनल जानकारी जनता को पता रहे।
बाकी तुम लोग अब इसमें भी क्या लेके आओगे, क्या करोगे, वो तो सब तो बात की बात है, लेकिन मेरी बात जनता को पता रहे। तो जनता आप यही जानिए कि यह सब एसएसपी अमित पाठक का कराया धराया है। इस अमित पाठक के द्वारा एक फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें जबरन अमृतेश सिंह सबल को घुसाया गया, और उसके बारे में जब मैंने इसको पूछा 10 नवंबर 2020 को इसके ऑफिस में जाकर, तो इसके पास कोई जवाब नहीं थी, और इसने अमृतेश सिंह सबल पर कार्रवाई करने की जगह, सबूत देखकर उस पर कार्रवाई करने की जगह, इसने अतुल राय के लोगों को कहकर न्यायालय से आदेश लेकर एफआईआर करा दिया और यह सब चीजें करा दी। ठीक है, इससे और आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। यह एसएसपी अमित पाठक इस तरह का व्यक्ति है कि यह सामने से आपको नंगा कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। 22 अगस्त 2020 को मुझ पीड़िता के द्वारा दिया हुआ 2 एप्लीकेशन दिसंबर में इसने एफआईआर किया। कब? जब इसकी पूरी प्रताड़ना से मैं तंग आ गई और इसकी दलाली में ऑन कॉल इसको बताने लगी, तो इसने झट से फोन काट दिया और उसके बाद 1-2 दिन बाद पेपर ओपर में निकलवा के खूब अपना नाम हाईलाइट कराया कि एसएसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ। और कौन सा एफआईआर दर्ज हुआ? 2 एप्लीकेशन दिए हुए थे। एक एप्लीकेशन जिसमें डायरेक्ट यह धमकी थी कि प्राइवेट पार्ट में पिस्टल घुसा देंगे और क्या क्या कर देंगे, पूरे 72 गैंग का पता नहीं क्या टाइट है और इस तरह की चीजें। और दूसरे एप्लीकेशन में इस तरह की चीजें थी कि मुख्तार अंसारी का खास व्यक्ति सुधीर सिंह मेरी और मेरे गवाह की आइडेंटिटी लीक कर रहा है और पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैला रहा है गलत गलत। ठीक है, और इन दोनों ही मुकदमे में इस अमित पाठक के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। 66 पता नहीं कौन सा मुकदमा होता है, इसने ये मुकदमा कराया और खूब वाहवाही लूटा अपने न्यूज में निकलवा के। तो इन सब चीजों से अब कोई विशेष लेना देना नहीं है। अंत में सिर्फ निष्कर्ष इतना ही है कि यह सब कुछ तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक का कराया धराया है। इसमें कोई रिजल्ट जैसी कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। वाराणसी पुलिस जो गैंगरेप की धमकी देता है उसको, उसके लिए वारंट इशू कराने में दिलचस्पी नहीं रखती है। वाराणसी पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों को ताक पर रखकर गलत गलत चीजें कारित करता है, उसके लिए वारंट इशू कराने का नहीं काम करती है। वाराणसी पुलिस एफआर में पाए गए मतलब जो साजिश करता है कि उन्होंने 0548/19 लंका में दर्ज केस को वापस लिवाने के लिए, दबाव बनाने के लिए केस किया हुआ है, ऐसा पाने पर उन लोगों पे कार्रवाई करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। वाराणसी पुलिस जब यह देखता है कि उसके शागिर्द और उसके आका हिस्ट्री सीटर अतुल राय किसी तरीके से फंस रहे हैं और हिस्ट्री सीटर अतुल राय को जेल से बाहर निकलने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, अड़चन आ रही है, तो तब इन लोगों को इंटरेस्ट आता है एक पीड़ित, एक अनाथ लड़की पर NBW वारंट इशू कराने का। और वो भी कैसे इशू कराने का, यह आपने देखा ही कि किस तरीके से साजिश रची गई। एक सादे वर्दी में आदमी को घर भेजा गया, मुझे नोटिस नहीं मिलने दिया गया, और यही नहीं, जब इसकी जानकारी मेरे द्वारा कैंट के इंस्पेक्टर को दी जाती है उसके CUG नंबर पर कॉल करके, तो वह व्यक्ति तुरंत फोन काट देता है और तुरंत ब्लॉक कर देता है। उसके बाद अभिमन्यु मांगलिक ASP कैंट को मेरे द्वारा कॉल किया जाता है, उनको कहा जाता है कि वो मुझे नोटिस इशू कराएं, मैं उस पर अपना बयान दे दूं। तो उनके द्वारा किसी मनोज सिंह के नाम पर मुझसे बयान मांगा जाता है। अब जिस चीज की जानकारी और मेरे पास प्रूफ है कि वह चीज अतुल राय के भाई पवन राय ने कराया है और उसमें कोई अधिकारी मुझसे मनोज सिंह के नाम पर बयान मांग रहा है, मैं ऐसे कैसे दे दूं भाई? नहीं दे सकती। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखा ही कि कैसे वाराणसी के पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश, गजबे पुलिस वाले हैं सर, आप गजबे पुलिस वाले हैं, क्या कहा जाए, उनके द्वारा मुझ पीड़िता को ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद उनके नीचे के अधिकारी DIG अखिलेश करके कोई हैं, मैंने उनको कॉल किया और जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं बोल रही हूँ, मैंने अपना परिचय दिया, तो तुरंत उनके द्वारा भी फोन काटकर मुझे ब्लॉक कर दिया गया। तो इस तरीके से साजिश रच के NBW वारंट इशू कराया गया और पता नहीं कौन कितना नीच टाइप का व्यक्ति होगा कि जाकर कोर्ट के सामने झूठ बोला होगा और यह कहा होगा कि बार बार दबिश दी गई और वह अपने आप को छुपा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं, पूरे देश को पता है कि हम उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं। और जनता देख रही थी मेरे द्वारा डाले गए सारी चीज़ों को कि कैसे मुझे गलत जानकारी इशू कराया जा रहा है और कैसे मुझे ब्लॉक किया जा रहा है। सब चीज़ फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर पड़ा हुआ है। खैर ठीक है, आपका NBW इशू कराना सफल हो गया। आप लोग यही चाहते थे कि हम मरें, तो ठीक है, आप लोगों की मनमर्जी पूरी हो गई।
बलात्कार पीड़िता प्रिया राय ने आप लोगों को फर्जी अंकपत्र और पैसे लेकर के अमृतेश सिंह सब्बल के खिलाफ 2015 में दर्ज मुकदमे को वापस लेने के संदर्भ में बातें बताई। अब इसका शेष अंश मैं आप लोगों को बताता हूँ। यह प्रकरण उस दिन शुरू हुआ जब पीड़िता प्रिया राय और मेरे द्वारा तत्कालीन वाराणसी एसएसपी अमित पाठक से यह पूछा गया कि सीओ अमरेश सिंह बघेल के द्वारा तैयार उस फर्जी रिपोर्ट में अमृतेश सिंह सब्बल का बयान दर्ज करने का औचित्य क्या है। और उसके बाद मेरे द्वारा एसएसपी अमित पाठक को एक ऑडियो सुनाई गई, जिस ऑडियो को आप लोग पहले सुनिए, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की बातें बताता हूँ। हेलो हेलो। हाँ सत्य, हाँ बताएं भैया। ये बताओ, हम तुम्हारा कहाँ नुकसान किया है? कहीं बता दो कि नुकसान तुम्हारा किया है। तुम कहीं एक लाइन का बात बताओ। जो तुम कह रहे 3.5 लाख ये सब हरामखोर साले, क्या नाम है, सबला मबला उस समय आए हमारे यहाँ रोने लगे। और वो लड़की का एक भाई था, वो आया बेचारा मर रही थी, ये लड़की मर रही थी, जाके फ्री में सब गवाही दी। तो हम कहे उसमें कहने जाएंगे 3.5 लाख 4 लाख ले लिया। हमको तो पता भी नहीं था, हमको तो ये 1-2 दिन में मालूम चला ये बात कि 3.5 लाख वाला मामला ही जाके साला वहाँ पे गवाही किया है। अच्छा, तो हम ही से झूठ बोले हैं सर। तो इमीडिएटर तो आप रहे हुए हैं ना? इमीडिएटर तो आप रहे हुए हैं ना? हाँ मीडिएटर थे। हाँ तो ये बताइए लड़की का भाई से। हाँ कि मैं 2 साल से लड़की का चरित्र का हनन कर रहे हैं सब आए, और मेरा भी अब बचा खुचा कुछ नहीं है, तो अब मेरा भी करने लगे हैं। और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि मेरा कोई नाम नहीं है। तो मेरा कोई नाम नहीं है तो आप उस पंचायत में थे ना? लड़की का रिजल्ट भी अब हमको पता चला है कि आप लोगों ने ही लगवाया था वहाँ पे। हमने लगवाया था, वो लगवाया था, वो सब है ना? तब ये बताइए, अब ये बताइए, मैं दलाल भी बन रहा हूँ और मैं 3.5 लाख रुपया भी मैं ले रहा हूँ। मेरा कोई मतलब कोई सीन ही नहीं मेरा, हम तो जान भी नहीं रहे। दूसरी बात की वो लड़की भी निर्दोष है। नहीं तो कह रहे हैं लड़की तो उस समय बहुत बहादुरी काम किया, उसको बचाई। और लड़की की बहादुरी थी, सब पूछना और तो सुबह ही हम कहते हैं। हाँ तो ये बताइए, बहादुरी का काम की थी, बचाई, फ्री में बचाई। हाँ नहीं थोड़े लगे पैसा दिए, वो तो अपने भाई कोई था उसका रिश्तेदार, उसके कहने पे कर दी। हाँ तो उसके कहने पे की, तो भी तो आप लोग ना बिरादरीवाद और पता नहीं क्या क्या लेकर के और बनाए थे कि कुछ नहीं होगा। तभी तो समझौता किस नाम पे होता है ये बताइए। इस मुकदमे में भी हमको इसी आधार पे होता है ना? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सच है वो सच है, सीधी सी बात है। और उस सच के नहीं, तो उस सच के आड़े आप आ रहे हैं ना, आप नहीं मीडिएटर रहे हुए हैं। अरे गजब है आप तो। भविष्यवेत्ता जो होता है, जो भविष्य का जानकार होता है, विश्वास किसको कहते हैं? मैं लड़की पे विश्वास कर रहा हूँ, लड़की मेरे पे विश्वास कर रही है, तो पूरा भविष्य का सोच करके ही ना कर रही है। तो आप सब्बल की तरफ से लड़की को मनाए और सब कुछ कहें, और लड़की आप पे विश्वास की तो कुछ समझ के ही ना की कि चलो भैया कह रहे हैं, बिरादरी के हैं, चाहे कुछ भी, तभी ना की। तो उसको तो धोखा मिला है। तो कम से कम आपका क्या फर्ज है? आपका क्या फर्ज है कि आप सच हमसे बोल रहे हैं ना? सच आपने राजा को भी बता दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने राजा को सारी बातें बता दी कि नहीं यार, लड़की 1 रुपया नहीं ली थी और रुपए के बात ही नहीं थी वहाँ पे, वो तो मेरे कहने पे और वहाँ का। हाँ लेकिन ये सोचो, इसको मतलब कैसे कहीं कहा, ये तो हम जाके अगर कहेंगे तो समझ आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ हमारा मतलब ये है कि नहीं चाहे कि किसी का बुरा हो। नहीं तो ये तो तब आप इसलिए ना चाह रहे हैं, ये तो तब आप इसलिए चाह रहे हैं कि आप अपना फ्यूचर सेव करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हमारा फ्यूचर सब कुछ साफ सुथरा होते हुए अगर बिगड़ेगा तो हम क्या करें ये बताइए। बस चलिए छोड़िए वो सब, आप छोड़िए, आप ये बताइए हम क्या करें। अरे गजब है आपके। क्या मैं दुनिया के किसी आदमी के कहने से मैं अपनी लड़ाई छोड़ दूंगा कि आप कह रहे हैं कि तुमको जो लड़ाई लड़नी है लड़ो? हाँ नहीं तो आप सिर्फ सुनिए मेरी बात को। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या उस दौरान प्रिया राय ने जो सब्बल पे केस किया, उस दौरान मेरा कहीं उसमें सीन था? नहीं
कहीं नहीं था। फिर उसके बाद आप खुद ये बता रहे हैं कि क्या लड़की की तरफ से या जो भी चीजें हुई तो लड़की की तरफ से कोई पैसे की इच्छा थी? और आप यूपी कॉलेज का और सब कुछ का सीन दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये बताइए कि वो घटना और लड़की तो अकेले थी नहीं उस घटना में, एफआईआर में इसके गांव की भी लड़की थी जो आपके तुलसी विहार में ही रहती थी, और यूपी कॉलेज में लड़कियों के साथ छेड़खानी मतलब पहली बार हुई है? तो ये बताइए कि वो घटना भी कोई गड़बड़ थी या कुछ शक में वो नेता होने के चलते या चाहे कुछ भी, वो सब नहीं करवाते हैं ये चीजें? तब तो ये बताइए कि अब इन सब चारों पॉइंट के बाद कि हम लोग कैसे निर्दोष होंगे? आप तो डायरेक्ट अब एक लाइन में आपने बोल दिया कि हम तो डायरेक्ट दुश्मनी नहीं लेंगे, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं लेगा। तो ये बताइए कि तब हम छोटे भाई, हम तुमको छोटा भाई समझ के फोन किए। मेरा कोई ऐसा इस मामले में तुम्हारे पूरे रोल नहीं है, और ना मैं कभी तुम्हारा बुरा चाहा हूँ, ना कभी मैं चाहूंगा भविष्य में भी। इसलिए कि मेरा अतुल राय से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। अतुल राय से व्यक्तिगत संबंध आप क्यों कह रहे हैं? यहाँ अतुल राय के केस की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो बात हो रही है कि जो प्रिया राय ने अमृतेश सिंह सब्बल पे केस किया था, क्या उसमें सत्यम का कोई रोल था? क्या प्रिया राय ने कोई पैसा लिया था? दोस्तों, आप लोगों ने ऑडियो सुना। यही ऑडियो 10 नवंबर 2020 को मेरे द्वारा एसएसपी अमित पाठक जी को सुनाया गया। इस ऑडियो में मेरी वार्ता इस शख्स से हो रही है। यह शख्स विनीत कुमार सिंह नाम है, और इस शख्स की विशेषता ये है कि इसी व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों के समूह द्वारा, या फिर ये कहें कि गैंग द्वारा, पीड़िता प्रिया राय के नाबालिग होने और अकेले रह करके वाराणसी पढ़ने के दौरान उनका फ़ायदा उठा करके, उनको विश्वास में लेके, धमकी दे करके, दबाव डाल करके केस वापस ले आया गया। और यह व्यक्ति, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इसमें किनारे पे खड़े व्यक्ति विनीत कुमार सिंह, यही विनीत सिंह जिनसे मेरी वार्ता हो रही है, और इसमें अतुल राय के वकील अनुज यादव भी साथ में हैं। और ऐसे तमाम फ़ोटो हैं, और पूरी कचहरी और पूरा बनारस जानता है कि यह लोग काफ़ी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। यह सारी बातें विस्तार से मेरे द्वारा, पीड़िता के द्वारा एसएसपी अमित पाठक जी को उस दिन बताई गई। चूँकि एसएसपी अमित पाठक उस फर्जी रिपोर्ट को तैयार करा करके पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके थे, उनके द्वारा अब यह नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी गलती की भरपाई कैसे करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास पीड़िता प्रिया राय और मुझे लेने का किया, विश्वास में कि आप बताइए मैं क्या कर दूँ, आप बताइए मैं ऐसे कर दूँ, आप बताइए। और पीड़िता के द्वारा सिर्फ यही कहा गया कि मुझे निष्पक्ष जांच चाहिए, मुझे यह चाहिए कि किस प्रकार से जो जांच हमें बताई नहीं गई, वो जांच अतुल राय को अधूरी होने के बावजूद, अमान्य होने के बावजूद, तथा कथित एसएसपी अमित पाठक के कहे अनुसार, उन्होंने बार बार ये पीड़िता से बोला कि वो अधूरी रिपोर्ट है, अभी उसमें कोई देरी नहीं है, अभी वो अमान्य है, बावजूद उसके उसको अतुल राय को सौंपा गया। इसका भी जवाब एसएसपी अमित पाठक नहीं दे पा रहे थे। और यह बार बार पीड़िता के द्वारा पूछा गया कि आप मुझे यह बताएं कि क्या औचित्य था अमृतेश सिंह सब्बल के बयान का। तो इस वजह से एसएसपी अमित पाठक ने हमारे द्वारा सुनाए गए ऑडियो की जानकारी अतुल राय और उनके लोगों तक पहुंचाई। और यह देखिए, सामान्य सी बात है, जो एसएसपी रैंक पर हो करके अपनी मर्यादा को, अपनी इज्जत को धूमिल कर रहा है, बेच रहा है व्यक्ति, उसके लिए कोई बात बड़ी नहीं है। अब हमें पता चल रहा है कि अतुल राय के भाई के द्वारा एसएसपी अमित पाठक के यहाँ कोई कंप्लेन भी की गई थी, फर्जी अंक पत्र और इस टाइप की चीज़ों से रिलेटेड। और आज उसी वाराणसी पुलिस के द्वारा हमारे पीड़िता के नंबरों को ब्लॉक करके कमिश्नर सर, नीचे के डीआईजी सर, कैंट इंस्पेक्टर और स्वयं आईपीएस अभिमन्यु मांगलिक के द्वारा गुमराह किया गया और सही जानकारी नहीं दी गई, और यह दिखा दिया गया कि हम भाग रहे हैं, वो लोग दबिश दे रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें। तो 10 नवंबर को जब मेरे द्वारा और साथ में पीड़िता भी उपस्थित थी प्रिया राय, तो क्यों नहीं एसएसपी अमित पाठक के द्वारा यह बताया गया कि आपकी कंप्लेन पहले से ही अतुल राय के भाई पवन राय द्वारा की गई है, और यह सब आप सबूत ले जा करके उस जांच में शामिल दें और अपना बयान दें।
क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी शिकायत अतुल राय या उनके परिवार, उनके भाई पवन कुमार राय द्वारा नहीं की गई थी। उसके बाद एसएसपी अमित पाठक पूरे भौचक्के हो गए थे, उनको कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने बैक डेट में, उनका बहुत बड़ा हथियार है और भगवान करें कि वो इसी तरीके से रहें, लेकिन उनको एक बार इस चीज़ का एहसास करा दें कि गरीबों का शोषण और पीड़ितों का शोषण करना क्या होता है। खैर, तो यह चीज़ें दिखाई गई और देखिए अब इसमें सरकार इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। मैंने आप लोगों को चैनल बता ही दिया, मैं हर वीडियो में अपने मरने वाले जितने भी साक्ष्यों के वीडियो हम लोग डाल रहे हैं उसमें हम लोग साफ बता रहे हैं कि भाजपा बसपा को लाभ पहुंचाने के लिए, लाभ लेने के लिए 2022 के चुनाव में सतीश मिश्रा के थ्रू कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी से होते हुए पुलिस विभाग में जो बसपा के लिए काम करने वाले लोग हैं, अपराधियों के लिए काम करने वाले लोग हैं, एसएसपी अमित पाठक जैसे लोग, इन लोगों को विश्वास में लेकर के पूरे हमारे केस को स्पॉइल कर चुके हैं। बची खुची जो चीज़ें थी वो कानून मंत्री ही जब इन्वॉल्व होंगे प्रदेश के, और जब देश के केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार इन्वॉल्व होगी, तो अब एमपीएमएलए कोर्ट के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं आलोक श्रीवास्तव जी, उनका तो पूछना ही नहीं है। उन्होंने तो न्याय को ऐसा मटिया पलेट किया है कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर ऐसे लोग अगर आपके केस को हैंडल करें, आपकी सुनवाई इनके द्वारा हो, तो आप तुरंत अपने केस को छोड़ करके या तो सुसाइड कर लें या तो केस की पैरवी छोड़ दें। ये बहुत बुरी मौत मारेंगे, जो मौत हम लोग खुद से ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। 2 साल 2.5 साल तक इतना संघर्ष करने के बाद, स्टेशन पे बिना खाए पिए सोने के बाद, भिखारियों के बीच में सोने के बाद, 12-12, 14 घंटे का सफ़र खड़े होकर के जनरल डिब्बों में करने के बाद, इतना रिस्क लेने के बाद, अपना हाथ तोड़वाने के बाद, उंगली तोड़वाने के बाद हम किसी प्रकार से नहीं जब हटें, तो सरकार का एक ही रास्ता है, मीडिया, प्रशासन, न्यायालय को इस्तेमाल करके इन राजनीतिक बाहुबलियों लोगों के द्वारा हथकंडा अपना करके पहले कैरेक्टर ख़त्म करो, हनी ट्रैप बना दो, साजिश बना दो, फलाना बना दो, ठिकाना बना दो, मुख्तार अंसारी का आदमी बना दो, जिससे जो समाज से हमें सहानुभूति मिलने वाली हो वो सहानुभूति समाप्त हो जाए। लेकिन हमें किसी प्रकार की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जीवन को एसएसपी अमित पाठक और एमपीएमएलए कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव की प्रताड़ना से और फर्जी चीज़ों के फैलवाने से और हमारे किसी भी चीज़ को उचित कदम न उठाने से हम लोगों ने ठान लिया है कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त करेंगे और हमें उसी में आनंद है। क्योंकि ऐसा न्याय मैं भगवान से, माँ विंध्यवासिनी से मनाऊंगा कि किसी भी शोषित पीड़ित को न दे, क्योंकि यह न्याय कम, शोषण ज़्यादा है और ऐसा शोषण है जिससे लाख गुना नहीं, असंख्य गुना ज़्यादा अच्छा एक सिंपल सा मौत है, जिसे अब हम लोग गले लगाएंगे। और हम लोग अपने, अब हमारी दुआ है, बद्दुआ है या चाहे जो भी, एसएसपी अमित पाठक और एमपीएमएलए कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव को देते हैं कि इनको जीवन में एक बार जरूर आभास होगा कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है, अपने लोगों और अतुल राय के साथ मिलकर।